अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम कल तक। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अली। मौसम की ख़राबी की वजह से जावेद चौधरी साहब आज का प्रोग्राम नहीं कर रहे, जिसके बायस ये जिम्मेदारी आज मुझे सौंपी गई है। आज की नाज़रीन सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि इलेक्शन तरमीमी बिल जो है उसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इत्तेहादी जमातों के और दीगर सियासी जमातों के, उन तमाम जो एतराज़ात हैं उन्हें दूर करते हुए इस पर अमल दरामद का फ़ैसला कर लिया गया है। इस हवाले से कानूनी तौर पर क्या इसके मुज़मिरात होंगे और आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या होगा, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जिन मेहमानों को हमने दावत दी है उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा साहब और कानूनी माहिर अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सियासी तौर पर क्या डेवलपमेंट होगी इसके लिए भी हमें कुछ देर में मेहमान ज्वाइन करेंगे। आगाज़ आपसे करते हैं हसन रज़ा पाशा साहब, जो आज कसरत राय से बिल मंजूर हुआ है जिसमें जो निगरान हुकूमत होगी उसे इख्तियारात उसमें इजाफा किया गया है। आपके ख्याल में इस पे अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा और ये दुरुस्त फैसला है जो कि आज हुआ? देखिए, कमोबेश जितनी भी अमेंडमेंट की गई हैं वो सारी एक कंसेंसस के साथ और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके की गई हैं, बशमूल पीटीआई के। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते इस कमेटी की मीटिंग होती रही जिसमें अली जफर साहब भी शामिल थे और तकरीबन 95% मामलात पे कंसेंसस था कि ये होनी चाहिए और ये वक्त की ज़रूरत भी थी जो अमेंडमेंट की गई थी। सिर्फ मुझे लगता है कि एक सेक्शन 230 पे जो है वो पीटीआई का एतराज़ आया सामने कि वज़ीर आज़म को इख्तियारात ज़्यादा दे दिए गए हैं, तो उसको कह रहे थे कि वो हम उसको चैलेंज करेंगे। ठीक है, चैलेंज करना उनका हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे ये कहा जाए कि ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड किस्म के इख्तियारात दे दिए। बाकी जो मामलात हैं जिसमें आप देखें कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पाबंद कर दिया गया कि वो रात को 2 बजे तक किसी भी सूरत में ज़रूर रिजल्ट पहुँचाएँ। आपने देखा होगा कि कई हलकों में रिजल्ट दूसरे दिन शाम को कहीं जाके आते हैं और उसमें मैनिपुलेशन का और बाकी मामलात जो हैं वो ज़्यादा तशवीश होती है उनकी और उंगलियां भी उठती हैं उन रिजल्ट्स पे जो एक दिन या 24 घंटे या 30 घंटे के बाद आते हैं। पाशा साहब, ये आपकी बात ठीक है कि सिस्टम चलना चाहिए, जो मंसूबे शुरू हो चुके हैं उसे पाए तकमील तक पहुंचाना भी ज़रूरी है, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ था, जमात इस्लामी को एतराज़ था। क्या इन तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत में शामिल नहीं किया गया था? इस तरमीम से पहले उन्हें मशवरे का हिस्सा नहीं बनाया गया था? और इससे ये तासुर भी जाता है ना कि क्या निगरान सेटअप को तूल देने की कोशिश तो नहीं की जाएगी? देखिए, जो मामलात हमने देखे, मशावरत चूँकि हुई, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो स्टेक होल्डर्स थे, वो उसका हिस्सा थे, उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन जब ये पेश किया गया कल, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ऑब्जेक्शन किया और कुछ 1-2 और जमातों ने भी किया। लेकिन बाद में बल्कि मुस्लिम लीग पे ने उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने भी किया, उनके भी ऑब्जेक्शन थे और वो बड़े सॉलिड किस्म के थे। बाद में फिर वो बैठे और उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया, उनकी बातें मानी और फिर अक्सरियत राय से ये एक्ट ये तरमीम करने में हुकूमत कामयाब हो गई। तो मेरा ख्याल ये है कि अब वो जो एतराज़ात थे वो ख़त्म हो चुके थे और ये तमाम एक इत्तफ़ाक़े राय से जब ये तरमीम आई तो वो इसीलिए वो एक्ट का हिस्सा बन सकी। ठीक है अहमद वैस साहब, आपके ख्याल में क्या इन तरामीम को चैलेंज किया जा सकता है? और जो तहफ़्फ़ुज़ात दीगर जमातों ने उठाए, पीटीआई को अब भी इस पर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिल्कुल हैं, और उसकी वजह यह है कि आर्टिकल इसमें सेक्शन 230 जो है बड़ा वाज़ेह है, उसमें उन्होंने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है कि मकसद बताया गया है कि जो केयर टेकर सेटअप है इसका सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही उसका असाइनमेंट है, और वो असाइनमेंट ये है कि उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होल्ड कराने के लिए फैसिलिटेट करना है। इससे बियॉन्ड उसका मैंडेट कोई नहीं है। यही सेक्शन 230 में भी इसकी डिटेल दी गई है और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की एक जजमेंट है जिसमें, और ये ख्वाजा आसिफ केस है, वो ख्वाजा आसिफ ने चैलेंज किया था केयर टेकर सेटअप को कि जहाँ पे वो अपने
अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके वो परमानेंट मैटर्स जो थे उनमें इंटरफेयर कर रहे थे और ऐसे फैसले कर रहे थे और ऐसे अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, तो उसको चैलेंज किया था। तो उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर एक बड़ी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट जो है इसके ऊपर लिखी और यही बात वहां पे वाज़ेह की गई, क्योंकि जो केयर टेकर सेटअप है वो नॉन इलेक्टेड है। अब लेकिन अब हुकूमत का जो मौक़िफ़ है अहमद अवैस साहब, वो ये है कि मईशत की बेहतरी के लिए अगर ज़रूरी फ़ैसले करने पड़ते हैं इस 2 से 3 माह के अरसे में, वो उन्हें करने का इख्तियार होगा। बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ, बैरूनी दुनिया के साथ अगर मामलात आगे बढ़ाने के लिए कोई ज़रूरी फ़ैसले हैं तो उसका इख्तियार इन्हें दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क की मईशत आपके बिल में है कि ज़बोहाली का शिकार है। तो आपके ख्याल में ये ज़रूरी चीज़ें, इसका इख्तियार दिया जाने में कोई मुज़ायका नहीं है? मुज़ायका है। देखिए ना कि एक जिसको मैंडेट ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है उसका जो प्रियम्बल है वो तो ये कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव। चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे, सिर्फ ये इख्तियार तो पार्लियामेंट को है और इलेक्टेड आदमियों को, नुमाइंदगान को ये सिर्फ इख्तियार है कि वो कौम के फैसले करते हैं। और अगर जारी मंसूबे हैं, अगर कोई ऐसे तरक्याती मंसूबे या जारी मंसूबे हैं जो कि मुकम्मल नहीं हो पाते हुकूमत खत्म होने से पहले, तो फिर उसका क्या किया जाए? नहीं, देखिए वो तो जो ऑलरेडी चल रहे हैं वो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। उसके बाद तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, देखें 2-3 महीने के पीरियड, 2 to 3 मंथ पीरियड है ना जो केयर टेकर सेटअप का है, उसके बाद वो जो तरक्याती मंसूबे जो चले हुए हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगे, चलते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसमें ये अमेंड किया उन्होंने कि जी इलेक्टेड जो केयर टेकर सेटअप है उसको ये इख्तियार भी होगा कि वो निजकारी कर सके। प्राइवेट अहमद अवैस साहब, अगर निगरान सेटअप ऐसा आता है जो इंतखाबात को ही आगे ले जाता है, तो फिर उस पर कानूनी तौर पर क्या तरीक़ाकार होगा उसको रोकने का? या तरीक़ाकार ये है उसकी इंटेंशन, जब एक बुनियाद की आप उसकी इंटेंशन को फेल करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को फेल करेंगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दें। फिर कहेंगे जब हमारा जैसा दिल जाएगा करेंगे। आप रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से जब बदलेंगे तो फिर अपनी मनमानी करनी शुरू कर देंगे। अब एक नॉन इलेक्टेड पर्सन वो कौमी एसेट्स के ऊपर फैसले करेगा कि ये बेच लेने हैं, इसको हम सेल कर देंगे, इसको अपने पास रखें। आप बताइए कितना बड़ा फैसला है कि ये नॉन इलेक्टेड आदमी करेगा इस स्टेट की एसेट्स को सेल करने के लिए। ये किस तरह इजाजत दी जा सकती है? ये सही है। पाशा साहब, इसका जवाब देते हैं। पाशा साहब, आपके ख्याल में जो पिछली सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे 14 मई के इलेक्शन के, वो भी नहीं हो सके, पंजाब के केपी के इलेक्शन भी मुकर्रर मुद्दत में नहीं हो सके, तो अभी भी ये तासुर आ रहा है कि अगर निगरान हुकूमत आती है तो शायद मुमकिना तौर पर जिस तरह से इख्तियारात उन्हें दिए जा रहे हैं ये भी इंतखाबात को आके ले जाएं, तो फिर आइन पर, कानून पर अमल दरामद कौन करवाएगा? मेरा ख्याल है कि ये एक प्रिजम्पशन है पॉजिटिव, लेकिन उसकी एक हिस्ट्री भी है ना पाशा साहब, इस पॉजिटिवली अगर देखा जाए। देखिए पहले ये इन्होंने जो मोहतरम अहमद अवैस साहब हैं, उन्होंने फरमाया कि ख्वाजा आसिफ साहब ने चैलेंज किया था। बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब ने चैलेंज किया था, लेकिन उस वक्त के कानून के मुताबिक किया था कि उस वक्त का जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ये इख्तियार नहीं थे प्राइम मिनिस्टर के पास या केयर टेकर गवर्नमेंट के पास। अब सूरत हाल आल टुगेदर डिफरेंट हो गई है। पार्लियामान ने बाकायदा कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक अमेंडमेंट की है जिसको वो लफ्ज़ अमल किए जा रहे हैं। तो लिहाजा लॉ ऑफ लैंड, ये जो तरमीम के बाद वाला एक्ट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। हाँ, अगर किसी मामले में ये जो अब इलेक्शन एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी होती है तो कोई भी फरीक सुप्रीम कोर्ट में रजू कर सकता है, ये उनका राइट है। जिस तरह के जनाब अली जफर साहब ने ये फरमाया कि सेक्शन 230 में जो अमेंडमेंट की गई है वो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, बल्कि उन्होंने तो फैसला भी सुना दिया कि सुप्रीम कोर्ट इसको सेट असाइड कर देगी। तो ये ठीक है, उनका हक है, वो जाएंगे, देखेंगे। हम भी बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कानून पार्लियामान बनाती है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके उसको स्टे भी कर लिया जाता है
और ये सारे मामलात जो हैं वो चल रहे हैं। तो जहां तक इस चीज का तल्लक है, मैं नहीं समझता कि केयर टेकर सेटअप को इतना बड़ा इख्तियार दे दिया गया है कि वो ओवरराइडिंग इफेक्ट उसका होगा कि उसके पास वही इख्तियारात होंगे जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हैं। कतन नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के इख्तियारात जो है वो केयर टेकर सेटअप यूज नहीं कर सकता। अलबत्ता मुआशी मामलात के तसलसल के लिए अगर उनको कुछ इख्तियारात सौंपे गए हैं, स्पेशली जो मौजूदा जो IMF के साथ आपका मुआहदा हुआ है उसको उसके तनाजुर में है, तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, बल्कि यहाँ तक कदगन लगा दी गई है कि केयर टेकर सेटअप नया मुआहदा कोई नहीं कर सकता ऐसा जो कि जिसके एवर लास्टिंग इफेक्ट हो। हाँ, यानी कि ये देखें, ये भी कदगन लगा दी गई है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई इख्तियार दे दिया गया हो जो आइन और कानून के खिलाफ हो। बहुत अच्छी बात है, आप नहीं समझते, लेकिन हुकूमत की इत्तेहादी जमात और एक बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका इजहार रज़ा रबानी साहब भी कर चुके हैं। खैर पाशा साहब, आपके ख्याल में ये जो आर्टिकल 62-63 में तरमीम की गई उसके बाद इंतखाबात में हिस्सा न लेने की जो हद थी वो ताहियात के बाद 5 साल उसे कर दिया गया, तो मियां शाह की तो सज़ा इसमें पूरी हो गई। अब वो अगर पाकिस्तान वापस आते हैं तो क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या फिर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? एक तो मैं आपकी बात की तस्हीह करता चलूं कि हुकूमत वक्त में या पार्लिमान ने आर्टिकल 62-63 में कोई अमेंडमेंट नहीं की। और दूसरी बात एक और क्लियर करता चलूं कि आर्टिकल 62-63A में कहीं भी नहीं लिखा कि कोई भी अगर जुर्म करेगा तो वो उसकी नाअहली लाइफ टाइम होगी। ये आप ज़हन में रखें कि पूरा आइन खामोश है नाअहली की सूरत में कि लाइफ टाइम हो सकती है या नहीं। तो लेकिन तरमीम तो हुई ना, चाहे आपकी हुकूमत ने की या नहीं की, लेकिन उसके बाद ये तासुर भी आया कि तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब को इससे फायदा पहुंचने वाला है। हाँ, ये तासुर तो आम हुआ, ये तासुर अपनी जगह पे मौजूद है। और ये तरमीम हुई है इलेक्शन एक्ट में कि जहां पे इन्होंने कहा कि हर किस्म के जुर्म की सूरत में अगर कोई नाअहली आती है तो वो मैक्सिमम 5 ईयर होगी। अब इसमें दूसरा जो पार्ट है आपके सवाल का वो है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो आएंगे तो उनका क्या होगा। मैं बड़ा क्लियरली ये बात कर रहा हूँ कि मामलात वहीं से शुरू होंगे जहाँ पे ख़त्म हुए। मियां नवाज शरीफ साहब को आके सरेंडर करना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। फिर जो अपील चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों केसेस की, वहाँ पे वो सेक्शन 426 CRPC के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे जिसकी अगर अदालत ये समझती है कि ये उनकी सजा सस्पेंड की जा सकती है तो फिर उनकी सजा सस्पेंड होगी, वो बेल पे आएंगे तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर सजा सस्पेंड नहीं होगी और वो जेल में ही रहते हैं तो फिर वो इलेक्शन लड़ने वो जो है वो शायद इलेक्शन ना लड़ सके। ठीक है, ये आपने कहा कि शायद वो इलेक्शन ना लड़ सके, सजा का सामना भी करना पड़ेगा, शायद गिरफ्तारी भी हो जाए। अहमद अवैस साहब का इस पे मौक़िफ़ क्या, एक ब्रेक के बाद शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको कहेंगे खुशामदीद। कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कामरान साहब, पहले तो आप ये बताइएगा, ये जो निगरान हुकूमत को बाइख्तियार बनाया गया है, इस पर इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आपके ख्याल में JUI को इससे क्या एतराज़ात थे, और आज जब इसको कानून का हिस्सा बनाया गया, एतराज़ात क्या वाकई में दूर हो गए? आप भी आपको लगता है कि इतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं होने चाहिए निगरान हुकूमत के पास? देखिए, काफी जो है उसकी ग्रेविटी को कम किया गया है, उसकी तलखी को जो है ना उसको रिड्यूस किया गया है और बड़ा स्पेसिफिक कर लिया गया है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की हद तक कि उसमें अगर कोई जो है ना ऐसी कोई चीज रुकावट आ रही हो जो डे टू डे अफेयर्स हैं उसको जो है ना वो कंट्रोल करना, वो उसकी हद तक कंट्रोल किया गया है। तो स्टिल हमने कहा था कि इस पे रुक जाइए, ना करिए, मगर उसमें प्रेशर शायद इंटरनेशनल प्रेशर था और उसमें मामला तो रुकते थे। तो ये फिर उसमें नून लीग की क़यादत ने शायद बाकी क़यादतों से रब्ता किया था और जो गिवन सर्कमस्टांसेस थे उसमें ऐसे प्रॉब्लम आ रहे थे। तो कामरान साहब, ये क्या वाकई वक्त की ज़रूरत थी या फिर आपके ख्याल में अपने ही लोगों को मुस्तफ़ीद करने के लिए या उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये तरामीम की जा रही है, इसे कानून का हिस्सा बनाया जा रहा है? और क्या मुशावरत नहीं की गई थी आप लोगों से पहले?
देखिए कल तक तो कोई इसमें ये बगैर उसमें कमेटी में आए हुए जो है वो हाउस में आ गया था। ये सेक्शन 230 की अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, तभी ये सारा मामला जो है ना वो फिर बस्ट हुआ था और फिर इसके ऊपर जो है वो हार्ड स्पीचेस हुई थी। तो फिर आज कमेटी का इजलास बुलवाया है। कमेटी के इजलास में उससे पहले जो है ना वो क़यादत से रब्ता हुआ है, हमारी क़यादत से हुआ है, तो मेरा ख्याल बाकी क़यादतों से भी हुआ होगा। तो फिर मजबूरियां बताई गई हैं कि किस किस वजह से जो है ना ये करने की। तो फिर हमने कोशिश की है कि जितना जो है ना वो नुकसान जो है वो कम से कम हो सके, या जितना जो है ना ये आखिर में ये मामलात इतने राजदारी में क्यों रखे जा रहे हैं? पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, दुबई में होने वाली बैठक के बारे में भी आपको उसमें ना तो शामिल किया गया, ना ही वह उसकी डिटेल्स आप तक पहुंचाई गई थी, और अभी ये मामला जो है आखिर आपके ख्याल में ये हो क्या रहा है बंद कमरों में? और अभी आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए मुकम्मल तौर पर क्या? देखिए पीडीएम के हवाले से जो मेरी अपनी जाती राय है, मैं पार्टी की राय नहीं बता रहा, अपनी जाती राय बता रहा हूँ कि उसको तो बिल्कुल रिडंडेंट किया हुआ है। उसमें भले किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मगर मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे ये समझता हूँ कि जब उसको जब मसाइल थे तो फिर वो सारे कुछ थी ये बातें, मगर अब जब मसाइल नहीं थे और गवर्नमेंट थी तो फिर वो सारे मामला किसी और तरह से थे। इस बात पे भी मेरा बहुत ज्यादा एतराज था। ये जो बाहर जो वो बैठते थे, मगर अब दो पार्टियां बैठ के मामला डिस्कस करती हैं, हक है उनका, मगर कम से कम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाता है। मगर अब मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल को कुछ बेहतर बनाया गया है और मौलाना साहब को एतमाद में लिया जा रहा है। दुरुस्त। इसको फर्दर कंफर्म मौलाना खुद कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मगर मेरा ख्याल है कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है, क्योंकि उसके बाद गिलाई। चलें, ये बात खुशाइंद है कि आपके ख्याल में सूरत हाल में कुछ बेहतरी लाई जा रही है, लेकिन अगर निगरान हुकूमत की तरफ से, निगरान सेटअप की तरफ से इंतखाबात को डिले किया जाता है, उस पर JUI का मौक़िफ़ क्या होगा? उसकी हिमायत करेंगे या फिर मुखालफत? देखिए जिस चीज़ की दस्तूर हमायत नहीं करता उसकी हम भी हमायत नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे कि जी इससे पहले वाला मामला, तो उससे पहले वाला मामला जो है वो 3 असम्बलियाँ एक साल में तोड़ी थी। वो इमरान खान साहब ने, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड था, किसी एक शख्स ने जो है ना वो आज तक 3 असम्बलियाँ नहीं तोड़ी, तो उनका नाम जो है ना वो यकीनन तारीख में इस हवाले से किसी भी तरह के हरूफ से, मैं नहीं कहता कि कौन से वाले हरूफ से, मगर यकीनन लिखा जाएगा। मगर अब जो मामलात हैं, अब चूंकि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, कर चुकी हैं ऑलमोस्ट, तो इसलिए जो है ना जो कुछ भी आगे हम चाहते हैं वो दस्तूर के मुताबिक चाहते हैं, और उसमें इंशाअल्लाह। मुर्तज़ा साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, जो दस्तूर की आप बात कर रहे हैं वो दस्तूर तो फिर पंजाब के इंतखाबात भी आगे ले जाने की इजाज़त नहीं देता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ। मैंने आपकी बात की पहले वजाहत कर दी, शायद आपने उसके ऊपर माइंड अप्लाई नहीं किया। मैंने उसमें पहले वजाहत कर दी कि जिस साहब ने एक साल में 3 असम्बलियाँ तोड़ी थी, दुनिया की किसी जमहूरी तारीख में उसकी मिसाल नहीं बनती। और उसके साथ एक और चीज़ जो है ना मिला के देखिए, आपके एक डिवीजन की जो सीटें हैं नेशनल असम्बली की, वो हमारे पूरे सूबे के साथ जो है वो बराबर नहीं होती। तो जब यहाँ पे कोई ऐसा रिजल्ट आ जाए जो हमको इफेक्ट कर रहा हो, तो हमको ये रिजल्ट जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ये वफाक है सूबों का, इसके यूनिट्स हैं, और अगर एक यूनिट दूसरे पे इस हद तक असरअंदाज होने लग जाए तो फिर तो हमारा यूनिट जो पहले ही रिडंडेंट है मजीद रिडंडेंट हो जाए। तो कामरान साहब, आप इस हक में है कि मुकर्रर मुद्दत से पहले असेंबली तोड़ दी जाए हुकूमत की तरफ से? देखिए उसमें सिर्फ मामला जो फर्क पड़ेगा 27-28 दिन का पड़ेगा। अगर तो पार्टीज ये समझती हैं, और ये शायद तो एक ऑप्शन भी है कि अगर ये पार्टीज ये समझती हैं कि उनको अभी तक मुनासिब टाइम नहीं मिला, या इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि उसको जो है 60 दिन की बजाय 90 डेज रिक्वायर्ड होंगे, तो इसमें अगर कर भी लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर फर्ज कर लीजिए कि 60 दिन में सारा मामला मुकम्मल हो सकेगा, तो इलेक्शन हो भी जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। मगर इसमें एक चीज ज़हन में रखने वाली है कि 90 डेज मैक्सिमम पीरियड होगा। वो 90 डेज 50 डेज में भी आ सकते हैं, वो 90 डेज जो है 60 डेज में भी आ सकते हैं, इवन 30 डेज में भी आ सकते हैं। तो ये मैक्सिमम है, सिर्फ वो मैक्सिमम को बढ़ाया जा रहा है, मिनिमम को नहीं बढ़ाया जा रहा। अगर इलेक्शन कमीशन या निगरान समझते हैं कि 15 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं तो करवा दें। ठीक है। पाशा साहब, आपके ख्याल में जिस तरह से कहा जा रहा है कि 3 महीने तो आखिरी हद है, आप किस डेट में, किस महीने में और कब तक इलेक्शन होते देख रहे हैं? आपके ख्याल में मुकर्रर वक्त पूरी होने के बाद ही असेंबली टूटनी चाहिए? मुझे तो ये लग रहा है कि असेंबली शायद जो मुकर्रर वक्त है उससे 2-4 दिन पहले जो है वो तोड़ दी जाएगी,
ताकि इलेक्शन जो है वो 90 डेज तक ले जाया जाए। तो आप देख लें, मुश्तरका इजलास 7 तारीख को बुला लिया गया है और 7 या 8 तारीख को ये काम हो सकता है, जो मुमकिन नजर आ रहा है। ठीक है, और आपके ख्याल में इलेक्शन के लिए जो सूटेबल टाइम है वो क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन नवंबर का फर्स्ट वीक ही ज्यादा जो है वो क़यास आराइयां की जा रही हैं। अगर किसी वजह से डिले ना हो, एक पॉइंट बाकी है कि वो डिजिटल मरदमशुमारी जो हो चुकी है उसकी अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और फिर डिलिमिटेशन वाले चक्रों में पड़ेंगे तो फिर ये शायद मार्च तक चला जाए मामला। ठीक है कामरान साहब, अभी आपके आने से पहले बात हो रही थी, पाशा साहब के ख्याल में तरमीम के बावजूद 62 और 63 में तरमीम के बावजूद अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस वतन आते हैं तो उन्हें पहले सज़ा का सामना करना होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी और फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन नून लीग की तो ये राय है कि वो सज धज के आएंगे, पूरी तरह से ज़ोर शोर से कंपेन भी चलाएंगे और फिर अगले वज़ीर आज़म भी बनेंगे। आपके ख्याल में कौन सा मौक़िफ़ दुरुस्त है और किसका दुरुस्त है? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती है और सज धज के भी आया जा सकता है। उसमें जो उनकी अपील जो डिसमिस हुई थी वो उनकी एब्सेंशिया में डिसमिस हुई थी, मगर उसमें एक राइट दिया गया था, उसको हम कहते हैं राइट ऑफ रिसरेक्शन। जब मतलब वो कामे में है और जब मर्जी उसको आप जिंदा कर लें, तो वो उसको अपील को उस तरह से जिंदा भी किया जा सकता है। और ये भी मिसालें मौजूद हैं लीगल साइड पे कि कोई भी अगर शख्स जो है वो अगर मुल्क आना चाहे तो वो अदालत को दरख्वास्त कर सकता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ अदालत में और मेरी गिरफ्तारी कर रोकने का हुक्म दिया जाए। और अदालत ऐसे मामला में रोकती भी रही है और उसके बाद मेरिट पे सुन के फैसला करती रही है। अच्छा, एक सुनने में आ रहा है, चमगुइयाँ चल रही हैं कामरान मुर्तज़ा साहब के आम इंतखाबात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब सदर मुमलिकत बनने जा रहे हैं और शायद उनकी ख्वाहिश भी है, इसमें कितनी सदाकत है? मुझे ये तो नहीं पता, ये तो गैब का इल्म है। दुआ मेरी उनके साथ है और साथ थी और साथ है, मगर बाकी ऐसी कोई तजवीज़ या फिर इत्तेहादी हुकूमत के अंदर, जमातों के अंदर कोई इस तरह की चल रही है मुशावरत? नहीं, ऐसी बात अभी तक नहीं हुई है। हम सब अपना अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपना अपना इलेक्शन जब लड़ेंगे उसके बाद जो है ना फिर देखते हैं कि उसके बाद क्या जो है ना किस तरह से फॉर्मेशन हो सकती है, किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होगी, किसके पास ज्यादा सीटें आई हैं, किसके पास कम है, कौन किसका वजन कितना होगा। तो ये बात की बात है, ये इलेक्शन से पहले की बात नहीं है। हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने हमारे ही चैनल के एक प्रोग्राम के अंदर ये दावा किया था कि अगले सदर मौलाना फजल रहमान ही होंगे, तो इस दावे के पीछे यकीनी तौर पे कोई ना कोई खबर होगी उनके पास या फिर इस हवाले से कोई पेशरफ्त की जा रही होगी जेयूआई की तरफ से? वो हाफिज है, उनका इल्म मुझसे ज्यादा होगा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाशा साहब, तहरीक इंसाफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिस तरह से आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि ये नाइंसाफ़ी है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, उसे मुशावरत का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा निगरान सेटअप के लिए। और अली ज़फ़र साहब ने भी ये कहा है कि आइन के अंदर बड़ी वाज़ेह चीज़ें हैं कि निगरान हुकूमत मुंतख़ब हुकूमत की जगह नहीं ले सकती। तो फिर ये सारी चीज़ों की वजह से एक जो धूल उठ रही है, इस धूल को बिठाने के लिए हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब का एतराज़ अपनी जगह पे बजा है, लेकिन साथ साथ बेजा भी है। आपने उस वक्त क्यों नहीं सोचा जब आप कौमी असम्बली से इस्तीफे दे रहे थे? बड़े करो फर के साथ आपने इस्तीफे दिए। आपने फिर कोर्ट में भी गए कि हमारे इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर हो रहे। आपने धरना भी दिया कौमी असम्बली के बाहर कि हमारे इस्तीफे मंजूर करो। फिर आप 10-10 की टोलियां बना के स्पीकर से भी मिले कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें। हम उस वक्त भी कहते थे कि ये पीटीआई बहुत बड़ी ज्यादती कर रही है, इस सिस्टम के साथ कर रही है, जमहूरियत के साथ कर रही है और अपने साथ कर रही है। आज उसका रिजल्ट देखे क्या निकला, आज उनको ये एतराज करना पड़ा। अफसोस कि ये अगर ये इस्तीफे ना देते, असेंबली में आज होते, एक अच्छी अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे होते, तो फिर इनको ये ना कहना पड़ता। आइन क्या कहता है? आइन असेंबली से बाहर किसी शख्सियत से बशावरत की बात नहीं करता। आइन ये कहता है कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन और लीडर ऑफ दी हाउस ये अवामी मशावरत करके तो ये अनाउंस करेंगे। लीडर ऑफ दी अपोजिशन जैसा भी है, जो भी है,
वो एक बाकायदा डेजिग्नेट कर दिया गया और वो पिछले 1.25 साल से लीडर ऑफ दी अपोजिशन के तौर पे वो काम कर रहे हैं। आप उनको जो भी कहें, लेकिन रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक राजा रियाज साहब लीडर ऑफ दी अपोजिशन है। अब आप वही हो सकता है अपोजिशन का लीडर जो असेंबली में मौजूद हो। कहीं पे भी आइन और कानून नहीं कहता कि असेंबली से बाहर की किसी कुव्वत से आपने मशावरत करनी है। तो ये लेकिन जब इसहाक डार साहब का नाम आता है निगरान वजीर आजम के लिए और फिर उसे मीडिया की डिबेट का हिस्सा बनाया जाता है, यकीनी तौर पे यह खबर किसी नून लीग के साथी की तरफ से थ्रो की हो गई कि जिसको खबर बनाया गया, फिर उस पर डिबेट्स हुई, तो फिर जारी बात है शुकूक शुबात तो पैदा होते हैं। फिर न सिर्फ मुखालफिन को बल्कि इत्तेहादियों को भी एतराज़ात सामने आते हैं। मेरा ख्याल है कि जनाब इसहाक डार साहब का नाम जो है वो एक दिया गया या आ गया या कहाँ से निकला, अभी तक ये भी मिस्ट्री है कि किसने कहा है, क्योंकि कोई भी ओन करने को तैयार नहीं है कि यस हमने नाम दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह कहा, आज जनाब अता तारक साहब ने जो ये कहा मीडिया से, तो एक प्रोग्राम में मैंने खुद सुना, उन्होंने कहा जी हमने तो नाम दिया ही नहीं है। देखिए ये एक इस तरह है, मैं ये समझता हूँ कि शायद ये नाम भी छोड़ा गया और सिर्फ टेस्टर के तौर पे, और हो सकता है कि लेटर ऑन जब गुफ्तगू होगी, कमेटीज बैठेगी तो नून कहेगी जी ओके जी हम ये नाम विड्रा करते हैं, ये नाम है, और ये चूंकि हमने कुर्बानी दे दी है इसहाक डार साहब के नाम की, तो अब हमारा नाम जो है उसको कंसिडर किया जाए। तो आपकी राय क्या पाशा साहब, किसी सियासतदान को ही निगरान वजीर आजम होना चाहिए या फिर जो जिस तरह की मुल्की मईशत है किसी माहिर कानून को लगाया जाए? देखें, इससे पहले जितने भी आप तजर्बात कर चुके हैं, जज को भी आपने लगाया, आपने माहिर मईशत को भी लगाया, बाहर से भी इंपोर्ट किए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर सियासतदान हो, ये देखें ये मनसब एक सियासतदान के लिए है, ना किसी जज के लिए है, ना किसी जर्नैल के लिए, ना किसी सहाफ़ी के लिए। तो क्यों ना एक सियासतदान जो कि सियासी अमूर से बखूबी आगाह हो, उसको अगर ये मनसब दे दिया जाए, तो बजाय इसके कि एक मामलात ठीक ना चले, ये भी देखे 3 महीने या 4 महीने जो भी ये चलाना है सिस्टम, तो सियासी विजन वाला बंदा अगर यहाँ पे होगा तो वो शायद बेहतर तरीके से चला। बिल्कुल ठीक है, सियासी विज बंदे को ही निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहिए। सही। हमें ज्वाइन किया है शोएब शाहीन साहब ने, मेंबर कोर कमेटी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शोएब शाहीन साहब, पाशा साहब हमारे साथ हैं और उनकी ये राय है कि जो आज तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है उसकी जिम्मेदार भी पीटीआई खुद है। आपको किसने कहा था असेंबली से इस्तीफे दें और सिस्टम से आउट हो जाएं ताकि आपसे मुशावरत भी ना हो सके? मुझे ये बताएं, पाशा साहब की अपनी एक राय होगी, बड़े काबिल एहतराम शख्सियत हैं मेरे लिए। मुझे ये बताएं कि हमने तो केपीके और पंजाब से हम तो कायदे ईमान थे, हम तो चीफ मिनिस्टर थे, क्या हमारे मर्जी का लग गया पंजाब में बंदा? और जो लग गए हैं वो जो पीटीआई के साथ कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप नहीं दोनों के दरमियान उसकी एक्सेप्टेंस होगी, एग्रीमेंट नहीं होगा, तो उसके बाद कौन किसके हाथ में जाएगा? वो इलेक्शन कमीशनर के पास जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला पंजाब में किया है, जो 2 गैर आईनी हुकूमतें बैठाई हुई हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं आइन के साथ, जो कुछ वो कर रहे हैं कानून के साथ, जो कुछ वो बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली कर रहे हैं। कल डॉक्टर जरका ने, सेनेटर ने ख्वाजा आसिफ की सिर्फ उस बकवास का जवाब दे दिया जो उसने ख़वातीन के बारे में बड़ी घटिया गुफ्तगू की, बड़े काबिल हमारे लिए सारे सियासतदान काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो अंदाज गुफ्तगू जो उन्होंने पहले शीर मजारी के बारे में कहा, जो कल कहा, उससे पहले ओवरसीज़ के बारे में कहा, तो मेरे ख्याल है कि हमें सोचना पड़ेगा कि ये अगर सियासी विजन रखने वाले ये सियासतदान हैं तो इन्होंने मुल्क को किस अंजाम पे पहुंचा दिया है। दूसरी बात, आपके ख्याल में इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है शोएब साहब, आपके ख्याल में क्या ये इलेक्शन को तूल देने का मकसद है या फिर वाकई में इस वक्त ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ इख्तियारात होने चाहिए निगरान सेटअप के पास? देखें, पहली बात तो यह है कि आपका आइन ये कहता है कि उमूर ममलिकत मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही चलाए जाएंगे। ये केयर टेकर सेटअप, ये तो देखें एक्सेप्शनल होता है कि जब असम्बलियां डिसॉल्व होती हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ये तो अपनी मुद्दत, आईनी मुद्दत पूरी कर रही है असम्बली, उसको 3 दिन पहले डिसॉल्व करना ही बदनीयती और फ्रॉड है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 7 महीने, ये मुस्तकिल 8 महीने से ये कहते थे कि जी क्यों 2 असम्बलियां डिसॉल्व की, कि जनाब क्या रीजन थी? भाई वक्त से पहले कुछ टाइम हो तो चलो डिसॉल्व भी कर लें। अब तो ये एट द फेक एंड 3 दिन पहले डिसॉल्व करने का तो मकसद ही सिर्फ ये है कि 1 महीना और मिल जाए। तो
तो 60 डेज में आप इलेक्शन कराएं, 50 दिन चाहिए इलेक्शन कमीशन को सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए, आप 45 डेज में भी करा सकते हैं, 1.5 महीने में इलेक्शन कराएं। वैसे तो 90 दिन का वक्त दरकार होता है, आगे चलाएं, 90 दिन की ऑप्शन तो मौजूद है। दूसरी देखिए, ऑप्शन तो तब होगी जब आप डिसॉल्व करेंगे, तो डिसोल्यूशन का तो कॉन्सेप्ट ये है नहीं कि आप 3 दिन पहले डिसॉल्व कर लें। और दूसरी बात ये बताएं कि देखें सुप्रीम कोर्ट की, तो आप इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में अगर तहलील की जाती है वक्त से पहले? ये अगर हुआ तो जरूर मेरा ख्याल है कि पीटीआई के साथ हमारी बात नहीं हुई तो मेरा ख्याल है चैलेंज करना चाहिए। देखें, आज 2 सूबों में ये लॉ नहीं था तो वो चला रहे हैं, तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स का वो इफ्तिताह कर रहे हैं, तमाम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और वो सारा वो काम कर रहे हैं जो उनको नहीं। आज कहीं ना कहीं पीटीआई को अफसोस हो रहा है कि हमने गलती कर दी, असेंबलियां तोड़ के। हमने आइन और कानून के मुताबिक एक्शन किया। अब यहाँ अगर मुल्क गैर आईनी तरीके से चल रहा है, यहाँ अगर सारा निज़ाम ही बेआईनी तरीके से चलना है, यहाँ आइन के ऊपर किसी ने अमल दरामद नहीं करना और तमाम मुख्तदर तबके और हल्के बेआईनी काम को करेंगे, तो फिर तो हम इक़्तिदार में हूँ हम ना हूँ, हमने सब डिसॉल्व। लेकिन यही उज़र वही पेश करते हैं ना, जो आपके पास तवज्जो है कि आप भी आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं, यही उज़र उनकी तरफ से पेश किया जाता है, यही लॉजिक उनकी तरफ से पेश की जाती है कि हम भी कानून और आइन के मुताबिक ही कर रहे हैं। इसमें देखें, एक चीज है आइन और कानून के मुताबिक किए जाने वाला इक़दाम, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, किसी भी वक्त वो एडवाइस दे सकता है और डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन बात यह है कि एट दिस स्टेज जो इतराज करने वाले थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो इतराज अगर जायज था, मैं कहता हूँ 50% भी अगर आपका इतराज बनता हो तो मुझे बताएं, 3 दिन पहले तो सीधा सीधा फ्रॉड है। टू फ्रस्ट्रेट द प्रोसेस, टू फ्रस्ट्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, आप ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं सिर्फ 1 महीना इजाफी देने के लिए। और दूसरी बात मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट में ये ख्वाजा आसिफ की जजमेंट मौजूद है, ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है, ये गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2013 CMR 1205 में तय कर दिया है कि ये कुछ भी नहीं हो सकता इनका, कि ये डे टू डे। अच्छा शहब साहब, निगरान सेटअप को अगर इख्तियारात जिस तरह से दिए गए हैं, इसे कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है पीटीआई या नहीं? मुझे मेरी बात नहीं हुई, और मेरा ख्याल है कि ये अगर बिल बन जाता है, एक्ट पास हो जाता है, तो मेरा ख्याल चैलेंज करना चाहिए। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसन शाह साहब, दोनों की तशरीफ आरवी का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।